हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द एसेंस ऑफ मेडिवर्स। देख बच्चा, ये हमारा पहला वन शॉट वीडियो है जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। इस वन शॉट वीडियो में मैं आपके रचना शारीर पेपर 2 के सारे जो आयुर्वेदिक टॉपिक्स है वो कंप्लीट कवर करूँगा एक ही वीडियो में। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढना हो, देखना हो, तो इस नीचे इस वीडियो में टाइम लैप्स लगा होगा, उस टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग आप स्विच हो सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, आप अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली है तो एट द एंड मोमेंट में इस वन शॉट को ज़रूर देखना। हो सके तो आप 1.5x के स्पीड पे भी इस वन शॉट को देखेंगे एक साथ, तो आपका बहुत ही सुंदर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। इसके बहुत ही सुंदर नोट्स है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो के तुरंत ही बाद अपलोड कर दूँगा। दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। एंड सो बिना किसी देर के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। शारीरिक के पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ओके, उसी तरह हम इस पेपर 2 के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद दी ए फास्ट रिवीजन ऑफ दी ऑल टॉपिक्स ऑफ रचना शारीर। ओके, सो चलिए पहला टॉपिक स्टडी करते, दैट्स फिर प्रमाण शारीर। ओके, इसके नोट्स बाद में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके बच्चों, देख प्रमाण शारीर सबसे पहला वी आर डीलिंग विद द व्याख्या। ओके, व्हाट इज द व्याख्या? देख की शरीर का संहनन करण्याचे जे शस्त्र असते त्यास प्रमाण शरीर म्हणतात। ओके, लिखा मैंने मराठी में है लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको दोनों लैंग्वेज में करूँगा। ओके बच्चे, सो शरीर का संहनन मतलब शरीर का जो मोजमाप करण्याचे जे शास्त्र रहते हैं उसको प्रमाण शरीर कहते हैं। मतलब देख, प्राचीन काली शरीराचे अंग प्रत्यंगाचे मोजमाप अंगुलीद्वारे केले जायचे, त्यास अंगुली प्रमाण म्हणतात। मतलब जो प्राचीन काल में मतलब अगर शरीर को मोजना है या फिर शरीर का मोजमाप करना है तो उसके लिए कोई तकनीक नहीं थी, नॉट ए टेक्नोलॉजीज नहीं थी। सो तब क्या करते थे? अंगुली द्वारा मतलब या फिर किसी ओंजल द्वारा शरीर का मोजमाप करते थे। सो वो जो मोजमाप करने के शास्त्र है ना, सो उसको हम प्रमाण शारीर में थे। प्रमाण शारीर के अंडर हम फिर अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण पढ़ते, वो आगे आएंगे आपके। देख, प्रयोजन शरीराच्या अंग प्रत्यंगाचे प्रमाण ठरवून त्यानंतर चिकित्सा करावी। ऑब्वियसली मतलब क्या है कि इसका प्रयोजन क्या है? जब हमें हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग का प्रमाण पता चल जाए तब हम उसकी चिकित्सा बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये अंग इतने प्रमाण का है तो उसकी चिकित्सा बहुत बेहतरीन हो सकती, बेहतरीन पद्धति से कर सकते हैं। इसलिए जो होशियार वैद्य रहते ना, या फिर जो भी वैद्य बहुत ये रहते, बहुत ज़्यादा कुशाग्र रहते, होशियार रहते, वो क्या करते? वो वैद्य सबसे पहले कि शरीर का प्रमाण परीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद चिकित्सा करेंगे। इसलिए प्रमाण शरीर की पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा बताएं। ओके, अब ये भेद पूछे जाते हैं ऐसे क्यों में प्रमाण शरीर के भेद लिखो या प्रमाण शरीर के प्रकार लिखो। तो प्रमाण शरीर के 2 प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला अंगुली प्रमाण और सेकंड इज कॉल्ड अंजलि प्रमाण। सबसे पहले जानेंगे अंगुली प्रमाण को। व्हाट इज अंगुली प्रमाण? मतलब शरीराचे सहनन ठरवण्याचे शरीराच्या सहनन ठरवण्यासाठी शरीराच्या अंग प्रत्यंगाचे अंगुलीच्या सहाय्याने मोजमाप करता त्यास अंगुली प्रमाण म्हणतात। मतलब देख, अब हम प्रमाण शरीर के अंडर हमें शरीर के अंग प्रत्यंग की मोजनी करनी है। शरीर के अंग प्रत्यंग की मोजनी शरीर के अंगुली द्वारा करें। अंगुली मतलब इससे मोजना, मतलब तेरा मुख कितने अंगुली ये है, सो इससे इसकी मोजनी करनी। सो दैट इज ऑफ योर अंगुली प्रमाण। ठीक है, ये व्याख्या यही लिखना, ये नोट्स बहुत सिंपल तो इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अब इसमें क्या है? देख, ये भेद है और इसमें क्या है कि देख प्रत्येक पर्सन के अंगुली की मतलब बोटा की जाडी सारखी रहती क्या, थिकनेस सारखी रहती क्या? नहीं ना, किसी का अंगुली थोड़ी बड़ी होगी, किसी की अंगुली थोड़ी छोटी होगी, मतलब सभी की अंगुली नहीं होगी सेम। इसलिए एक पर्सन की अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का अंगुली प्रमाण ये व्यक्ति कर रहा है जिसकी अंगुली इतनी जाड़ है तो उसकी अलग आएगी। वो कर रहा तो उसकी बड़ी अंगुली तो वो अलग आएगी ना, ये दैट इज डिफरेंट। ओके, इसलिए उसको स्व अंगुली प्रमाण कहते हैं। मतलब ए पर्सन कर रहा तो उसके अकॉर्डिंग 104 आई तो उसका स्व अंगुली प्रमाण हो गया। बी पर्सन कर रहा तो उसके अकॉर्डिंग 500 आई तो वो स्व अंगुली प्रमाण उसका हो गया। सी पर्सन इस व्यक्ति की कर रहा तो उसके अकॉर्डिंग 400 आई तो उसकी स्व अंगुली प्रमाण हो गया। ओके बच्चों, सो अपनी शरीर की लंबी मतलब पूरी लेंथ अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर देयर। ओके,
सो दीज आर एमसीक्यूज बच्चा। देख चरक ने कितने अपने बॉडी की जो स्वंगुली प्रमाण बताया, अंगुली प्रमाण 84 अंगुल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख ले। सुश्रुत ने 120 बताया। इतना याद रखना कि चरक हमेशा छोटू चसु, मैं कभी भी याद करने को पहले चरक करता हूँ, ऐसे चसु याद करता हूँ, चसु फॉर चरक फिर सुश्रुत, ऐसे चसु। सो चरक का कम, सुश्रुत का सबसे ज्यादा। सो 84 अंगुल, सुश्रुत का 120 अंगुल। ठीक है बच्चों। वाग्भट का 3.5 हाथ, वाग्भट ने 3.5 डायरेक्ट हाथातच मोजले वाग्भट ने, तो 3.5 हाथ। ठीक है बच्चों, एमसीक्यू है। उसके बाद है सेकंड, दैट इज फिर अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण मतलब है, अंजलि मतलब ओंजड़, दिस इज ओंजड़, मतलब जो शरीर में द्रव स्वरूप धातु आदि है ना, उस द्रव स्वरूप धातु को मोजने के लिए ओंजड़ अंजलि का उपयोग किया जाता है। मतलब आपके शरीर में कितना द्रव स्वरूप धातु है उसको मोजने के लिए इसका प्रमाण, इस अंजलि प्रमाण का उपयोग किया था। दैट इज ओके, वही लिखा है यहाँ पे कि शरीर के रस रक्त आदि धातु को मोजने के लिए जो प्रमाण इस्तेमाल किया जाता है, दैट प्रमाण इज कॉल्ड एज अंजलि प्रमाण। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे धातु के प्रमाण का एक श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है, आपको यहाँ देख क्या श्लोक है, मज्जा मेदो वसा मूत्र, मतलब देख मज्जा मेद वसा मूत्र, ये एक सीक्वेंस, राइट। सो यू हैव अ सीक्वेंस टाइप ऑफ हियर, क्या है, मज्जा मेदो वसा मूत्र, मज्जा मेद वसा मूत्र। ओके, मज्जा मेदो वसा मूत्र, पित्त श्लेष्म शक्रून, शक्रून, ओके, अश्रुकः, शक्रून्त्य, ओके, शक्रून अश्रुकः, अश्रुक, ओके, श्लेष्मा शक्रून अश्रुक, ओके, और फिर रसज्जलः। ठीक है। सो यहाँ ये जो है ना, और क्या बोले, रसज्जलम च, रसजलम, रस फिर जलम, देह अस्मि एक एक अंजलि वर्धिताम। मतलब इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो भी हमें सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में इसका अंजलि प्रमाण बताए, मतलब एक एक अंजलि से बढ़ जाता है। मतलब देख मज्जा है तो मज्जा का अंजलि प्रमाण 1 अंजलि है, कितना है, 1 अंजलि, मज्जा का कितना, 1 अंजलि। फिर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबका एक एक अंजलि प्रमाण से बढ़ जाता, समझा, सबका क्या होता, एक एक अंजलि प्रमाण से बढ़ जाता। मतलब देख मेद का 2 अंजलि प्रमाण, वसा का 3 हो गया, मूत्र का 4 हो गया, पित्त का 5 हो गया, श्लेष्मा का 6 हो गया, शक्रून का 7 हो गया, अश्रुक का 8 अंजलि प्रमाण। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त है वो 8 ओंजळ प्रमाण में है, ऐसा। और शुक्र, मस्तिष्क और ओज, इनका अगर अंजलि प्रमाण लिया तो वो आधा अंजलि प्रमाण है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एमसीक्यू बन सकता है। सो दिस इज एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है बच्चे, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शुक्र, मस्तिष्क और ओज, इनका अंजलि प्रमाण पूछा जाता है एमसीक्यू, दैट इज ऑफ योर हाफ अंजलि प्रमाण। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर प्रमाण। अभी हम देखने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज ऑफ कोष्ठ एवं आश्रयशाली। ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले हमें कोष्ठ की एक व्याख्या आती है, वेरी सुंदर व्याख्या, डेफिनेशन, स्थानानि आमग्नानि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद् उंडुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठे इति अभिधीयते। अब ये जो व्याख्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुताच्या अकॉर्डिंग। ठीक है मास्टर, ही सुश्रुतांची, ठीक है, ओके बच्चा। अभी सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अभी सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या क्या बोलते हैं कि कोष्ठ क्या है, ओके, मतलब कोष्ठ, ये डेफिनेशन, डिफाइन क्या किया है सुश्रुत ने। सबसे पहले स्थानानि आमग्नानि, सो यहाँ पे आमाशय का रेफरेंस लिया। आमाशय मतलब वी नो, आमाशय मतलब स्टमक रहता, ठीक है, ओके, इसका रेफरेंस नहीं दिया, ये गलत है, ये आप नोट्स में गलत कर दीजिए। आग्नेयाशय यहाँ सुश्रुत ने नहीं बताया कोष्ठ में। पक्वाशय, पक्वाशय नाम है, पक्व आशय, आशय मतलब घर, स्थान मतलब जहाँ पे पक्व पदार्थ रहते हैं उन्हें पक्वाशय कहते हैं। ओके, मतलब कौन से, इंटेस्टाइन, ओके, इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सुश्रुत ने पक्वाशय को इंटेस्टाइन कहा है। मूत्राशय कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, वेरी गुड। उसके बाद यकृत प्लीहा, यकृत मतलब लिवर, प्लीहा मतलब स्प्लेन। ठीक है बच्चा। रुध म्हणजे हार्ट अपना, उंडुक कॉल्ड एज सीकम, और फुफ्फुस मतलब लंग्स। ये पूरे एस्पेक्ट, ये जो 8 स्ट्रक्चर है ना, अब सुश्रुत ने क्या कहा है, कोष्ठ मतलब क्या, ये जो सारे स्ट्रक्चर है जहां पे प्रेजेंट रहते हैं उन्हें कोष्ठ कहते हैं।
दैट इज द पॉइंट। मतलब देख, जहाँ पे आमाशय होगा, जहाँ पे पक्वाशय होगा, जहाँ पे हृदय होगा, जहाँ पे उंडुक होगा, जहाँ पे फुफ्फुस होगा, ये सारे स्ट्रक्चर जहाँ पे होते हैं इसको हम कोष्ठक कहते हैं। ये पूरा कोष्ठ है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत बच्चा। ठीक है, अब सेकंड एस्पेक्ट आता है कोष्ठांग। नाम में ही है। व्हाट इज कोष्ठांग? कोष्ठांग मतलब कोष्ठ प्लस अंग, मतलब कोष्ठ में कौन से अवयव है उनको कोष्ठांग कहते हैं। सिंपल। ठीक है बच्चों, अब देख, चरक ने वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है, यह हमें हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, पता नहीं पेपर कौन सा था पर पूछा गया था। ओके, चरक ने, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ मार्क किया है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ओके, चरक ने 15 कोष्ठांग बताए। पंचरकम पंच एवं पंचविधानी। सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग बताए, 8 कोष्ठांग अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, चरका ने देख पंचदश कोष्ठांगान। ठीक है, कौन से? सबसे पहले देख, चरक ने बताया आमाशय। आमाशय मतलब चरक ने स्टमक बताया। ठीक है मास्टर, ओके बच्चा। फिर उसके बाद उन्होंने पक्वाशय बताया। ओके, सो दिस इज ऑफ योर अकॉर्डिंग टू चरक। हम इस डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन होगा क्या आपका स्टमक। ओके मास्टर। सेकंड इज ऑफ योर पक्वाशय। अब देख, पक्वाशय ना मतलब हमने पहले ही देखा था, पक्वाशय को सुश्रुत ने क्या कहा है? पक्वाशय को सुश्रुत ने क्या कहा? मैंने अभी बताया, उन्होंने इंटेस्टाइन कहा। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन पक्वाशय को चरक ने क्या कहा? उन्होंने पक्वाशय को चरक ने ड्यूडेनम कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। मैं इसको याद करने के लिए ना, मैं इसको पीसीडी याद करता हूँ। पीसीडी मतलब क्या? पी फॉर पक्वाशय, सी फॉर चरक एंड डी फॉर ड्यूडेनम। पक्वाशय को चरक ने ड्यूडेनम कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ड्यूडेनम मतलब स्टमक के बाद का ही सी शेप्ड जो रीजन रहता है ना, जो उसके बाद में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को जाके मिलता है। सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज पक्वाशय। यहाँ पे चरक ने इधर पक्वाशय कहा गया। ठीक है, दिस इज ऑफ योर ड्यूडेनम कॉल्ड एज पक्वाशय। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र में क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद बृहदांत्र। बृहदांत्र कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद उत्तरगुद और अधरगुद का रेफरेंस दिया। उत्तरगुद और अधरगुद को समझने के लिए मैं तुझे एक डायग्राम के पास लेके चलता हूँ। ओके मास्टर, ठीक है, आर्डुनो को, हाँ ओके, सॉरी। देख बच्चा, कैसा रहता है ना, यू नो दिस इज ऑफ योर डायग्राम। दिस इज कॉल्ड ascending colon, this is called transverse colon, this is called descending colon। यस मास्टर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक कोलन जाता। यस, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलन। इसको क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलन। लेकिन सुश्रुत ने, चरक ने इसको पुरुषाधार कहा है। पुरुषाधार मतलब क्या? नाम में है, जो पुरुष का आधार है, मतलब जो पुरुष को धारण करता है। सिंपल, पुरुष का आधार, इसलिए पुरुष आधार, सिग्मोइड कोलन। ठीक है बच्चों। अब इस सिग्मोइड कोलन के बाद एक एस्पेक्ट आता, दिस कॉल्ड एज रेक्टम। इसे क्या कहते हैं? रेक्टम। देख, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और उसके नीचे एक एस्पेक्ट आता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एनल कैनाल। समझा? वेरी गुड। अब देख, रेक्टम को ऊपर है ना, और एनल कैनाल नीचे है, एनस। सो जो ऊपर है उसलिए उसको उत्तरगुद कहा, और एनल कैनाल नीचे है ना, इसलिए अधरगुद कहा। समझा? सो व्हाट आर द उत्तरगुद एंड व्हाट आर अधरगुद आर, वही एक्सप्लेन किया। और पुरुषाधार भी एक चरक ने कोष्ठांग कहा है, और पुरुषाधार को हम सिग्मोइड कोलन कहते हैं क्योंकि वो पुरुष का आधार है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हृदय है, हृदय कॉल्ड एज हार्ट। नाभि है, नाभि कॉल्ड एज अम्बिलिकस। यकृत है, यकृत कॉल्ड एज लिवर। प्लीहा है, कॉल्ड एज स्प्लेन। इसके बाद क्लोम है। क्लोम देख, सुश्रुत ने क्लोम का रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन चरक ने क्लोम को कहा है। क्लोम मतलब पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज का है। फिर वृक्क, वृक्क मतलब किडनीज आपकी, ये भी कोष्ठ में रहती है। बस्ती प्रदेश का है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर।
इसका रेफरेंस ये है। और वपावहन मतलब वपावहन भी का है कॉल्ड मोमेंटम। वपावहन मतलब मोमेंटम। मोमेंटम इट इज एन पेरिटोनियल टाइप ऑफ शीथ विच इज कवर्ड ओवर ऑल कोष्ठांग। ओके, ऑल कोष्ठांग मतलब दैट इज ओमेंटम। ओमेंटम मतलब क्या, जहां पे फैट डिपॉजिट होता है और फैट डिपॉजिट होके वही हमारी फैटी लेयर बन जाती है। सो दैट इज ऑफ योर ओमेंटम। ओके, क्योंकि वोमेंटम दो पद है, एक लार्जर वोमेंटम विच इज अटैच्ड ओवर द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड एक छोटा वोमेंटम बन जाता है यहाँ पे। सो दिस इज अटैच ओवर दिस लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, सो दीज आर ऑल। एक चरक ने 15 कोष्ठांग बताए, सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग बताए। अब सुश्रुत ने कौन से कहा है देखते। सुश्रुत ने आम पहलेंगा, आम मतलब आमाशय, आमाशय को कोष्ठांग कहा है पक्वानाम। अब देख मुझे बता, चरक ने पक्वाशय, पक्वाशय वर्ड किसको कहा था? PCD मास्टर। P फॉर पक्वाशय, C फॉर चरक, D फॉर डिओडेनम। ओके, चरक ने पक्वाशय को डिओडेनम का, वेरी गुड। लेकिन सुश्रुत ने पक्वाशय को कंप्लीट इंटेस्टाइन को रेफरेंस दिया है, यही लिखा था मैंने। देख, सुश्रुत ने पक्वाशय कंप्लीट इंटेस्टाइन को कहा है, सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने पूरा इंटेस्टाइन मुझे ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है बच्चा, मूत्रस्य यूरिनरी ब्लैडर, चरक ने बताया था मास्टर, ये भी बताया था। रुधिरस्य यकृतप्लिया, रुधिर मतलब रक्त, रक्त का जो स्थान है यकृतप्लिया, चरक ने ये बताया क्या? बताया मास्टर, बताया। ओके, रुद चरक ने बताया मास्टर। उंडुक बताया, यस उंडुक, शी का बताया। फुफ्फुस ये चरक ने नहीं बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, फुफ्फुस यहां नहीं है, और उंडुक भी नहीं है, मतलब ये दो एस्पेक्ट। मतलब सुश्रुत में कौन से दो नए हैं? ये वाले, उंडुक और फुफ्फुस। अब उंडुक मतलब सीकम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन सीकम होता है। अब सीकम से फिर स्टार्ट होके हम एनल कैनाल तक जाते हैं। तो सीकम पोर्शन सिर्फ सुश्रुत ने बताया, चरक ने बताया नहीं था। चरक ने कोष्ठांग में उंडुक का रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन सुश्रुत ने लिया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो दो है ना, ये दो सिर्फ और सिर्फ कितने बताए? ये दो सिर्फ सुश्रुत ने बताया। उंडुक और फुफ्फुस, ये एमसीक्यू बन सकता है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझा कोष्ठांग, वेरी गुड। अब आशय चल, आशय बहुत ईजी है। आशय मतलब क्या? आशय अवस्थान प्रदेश, मतलब क्या? आशय मतलब अधिष्ठान के वसति स्थान, नाम में है। आशय मतलब अवसति स्थान, अवस्थान। फॉर एग्जाम्पल आमाशय, आशय लगा लेकिन किसके आगे लगा? आम के आगे। आम मतलब क्या? अम्बा ना, आम मतलब वो अन्न कि जो अन्न पक्व होने के बाद, ओके, सो जो बनता है दैट इज आम। सो जब अन्न पक्व हो जाता है तो उसका रूपांतर आम में होता है ना, सो दैट इज ऑफ योर आमा। ओके, तो कभी कभी वो जो आम है, मतलब अन्न का कन्वर्जन होने के बाद जो बनता है वो आम, मतलब आम जहां रहता है वो आमाशय। ओके, फॉर एग्जाम्पल मूत्राशय, मूत्र का जो वसति स्थान है, मूत्र का जो अधिष्ठान है, उसे मूत्राशय कहे। सिंपल। गर्भाशय, आशय मतलब स्थान या अधिष्ठान, किसका? गर्भ का, एम्ब्रियो का। सिंपल, वही बताया। उत्पत्ति, देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशय मतलब क्या? स्थान रहता, लेकिन वो स्थान बहुत रिकामा मोकड़ा रहता ऑब्वियसली, और मोकड़ा होने से वहाँ वायु महाभूत प्राधान्य है ऑब्वियसली, क्योंकि वात का चल गुण है, और वात चल गुण कहाँ फिरता है? जहाँ उसको मोकड़ी जगह मिल गई, और कहाँ मोकड़ी जगह? आशय में मिलती है। इसलिए आशय की उत्पत्ति भी वायु महाभूत के प्राधान्य से हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, वही बताया यहाँ पे। ठीक है, अब भेद देख, पुरुष में 7 आशय होते हैं, स्त्रियों में 1 आशय एक्स्ट्रा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुष में 7 आशय, स्त्रियों में 1 आशय एक्स्ट्रा होता है, और वो आशय गर्भाशय होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चा। ओके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्रियों के शरीर में 8 आशय होता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शारंगधर, किसके वजह से? शारंगधरों ने स्त्रियों के शरीर में 10 आशय कहा।
कितने आशय कहा है? 10। ये भी एक MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। शारंगधर ने स्त्रियों के शरीर में 10 आशय कहा है और पुरुष के साथ तो 7 है। ठीक है बच्चों, अब देख कौन से आशय। सबसे पहला आशय है वात आशय। वात आशय मतलब क्या? जहां पे वात का स्थान हो, जहां वात आश्रित होता है उसे वात आशय कहते हैं। ठीक है, और वाताशय का रेफरेंस यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से लिया है, ऑब्वियसली क्योंकि वहां वात का स्थान है। वात का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट स्थान लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन विल एक्सटेंड फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। देख, दिस इज ऑफ योर सबसे पहला, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन कॉल्ड एज उंडुक, और या फिर इसको हम सीकम कहते हैं। फिर ये ऊपर जाने वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ असेंडिंग colon, this is called as a transverse colon, this is called as a descending colon, this is called sigmoid colon, this is called rectum, and last is called anal canal। ठीक है बच्चों, तो देख मतलब ये जो एनल कैनाल इज कॉल्ड गुद मार्ग, मतलब देख उंडुक से गुद पर्यंत ये सर्व भाग इज कंप्राइजेस ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन और सभी वात का स्थान है। ठीक है, और ऊपर वाला जो आपका आमाशय रहता है वो कफ का प्रदेश है, कफ का स्थान, राइट, क्योंकि कफ प्राधान्य, कफ का स्थान, और जो आपका नीचे वाला है पक्वाश, वहाँ वात प्राधान्य, वो वात का स्थान, इसलिए वाताशय। पित्ताशय, पित्त जहाँ आश्रित होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त का प्रमुख स्थान नाभि होती है, अम्बिलिकस, वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त का प्रमुख स्थान नाभि होती है। अब इसमें पित्ताशय में कौन कौन इंक्लूड होता है? सबसे पहले गृहणी, गृहणी मीन्स योर डिओडेनम। यहाँ बहुत सारे रेफरन्स अलग अलग है। तुझे लगा डिओडेनम मास्टर, डिओडेनम तर आधी सुश्रुतने डिओडेनमला तर इंटेस्टाइन सांगितलं होतं, चरकनं तर पक्वाशय बोलले, यहाँ गृहणी। देख, अगर पित्ताशय के रेफरेंस में लिया गया तो पित्ताशय मतलब पित्त का आशय, और पित्त का आशय होती है गृहणी। गृहणी मतलब डिओडेनम, वही सी शेप स्ट्रक्चर। अब देख, अगर तूने देखा, मैं यहाँ पे डायग्राम तो नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे आपको डाल देख, फॉर एग्जाम्पल, फिर इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्राइजेस होते। ठीक है, अब क्या होता, आपका अगर यहाँ पे लीवर हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ योर लिवर, लिवर से 2 डक्ट्स आती, वी नो इट्स कॉल्ड हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट कंबाइन हो जाती इस डक्ट से। ये कौन सी डक्ट है? दिस डक्ट्स कम फ्रॉम गॉल ब्लैडर, कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। वेरी गुड। अब ये सिस्टिक डक्ट, ओके, ये देख, ये हेपाटिक डक्ट दोनों थी, कॉल्ड एज राइट हेपाटिक, लेफ्ट हेपाटिक। ये राइट हेपाटिक, लेफ्ट हेपाटिक कंबाइन हो गई, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपाटिक डक्ट। ठीक है, अब ये कॉमन हेपाटिक प्लस ये सिस्टिक डक्ट कंबाइन हो गए एंड इट फॉर्म्स एज कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है बच्चे, और ये कॉमन बाइल डक्ट अटैच होती है यहाँ पे, कहाँ पे? आपके गृहणी पे, आपके डिओडेनम पे। वेरी गुड। अब इसके जस्ट यहाँ पे पैनक्रियास होता, क्या होता? पैनक्रियास। पैनक्रियास के बीच में होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट का भी जो भी सर्कुलेशन है वो एंटर करता डिओडेनम। दिख रही है एक डक्ट, ये वाली। मतलब देख, ये जो हमारा सी शेप्ड डिओडेनम है, इस सी शेप्ड डिओडेनम में कितने सारे रस, पाचक रस इंक्लूड हुए, पता है आपको? ओके, देख सकता है ना, मतलब पैनक्रियास अपना सिक्रीशन वहीं पर कर रहा, ओके, फिर लिवर से आ रहा वो सिक्रीशन वहीं पर हो रहा, गॉल ब्लैडर से आ रही वह सिक्रीशन वहीं पर हो रहा, मतलब इतने सारे पाचक रस का जो स्थान है वो गृहणी है। सो दैट इज ऑफ योर डिओडेनम और दैट इज ऑफ योर गृहणी। सो इसलिए इसको पित्ताशय कहा गया, क्योंकि वो पित्त का आशय है। पित्त मतलब सिर्फ बाइल नहीं, पित्त मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पाचक रसा, क्योंकि पित्त मतलब अग्नि, ओके, क्योंकि पित्त का रेफरेंस आयुर्वेद में अग्नि को कहते हैं, इसलिए वो अग्नि का स्थान है ना, क्योंकि अन्न जैसे जैसे नीचे जाता है, क्योंकि पाचक रस का जैसे अन्न पे सिक्रेट होता है, तो अग्नि जैसे एक चीज को भस्म कर देती है, उसी प्रकार वो अन्न को भस्म नहीं कर देती, अन्न का पचन करवाती है, मतलब अन्न को पाचन करवाती है, अन्न को एक सोल्यूबल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा। थर्ड एस्पेक्ट है श्लेष्माशय। जैसे मैंने बताया था कि श्लेष्म का, कफाशय का मेन स्थान ऊरह प्रदेश होता है, ऊरह प्रदेश जितना अपना एस्पेक्ट, ओके, मुख्य स्थान मतलब जहाँ पे कफ का आशय हुआ उसे हम श्लेष्माशय बोलते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे श्लेष्माशय मतलब फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब लंग्स का रेफरेंस लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद रक्ताशय, ज्या ठिकाणी जिजा रक्त का आश्रित हो उसे रक्ताशय, और हमें पता है रक्त स्रोत के मूल स्थान 2 ही, यकृत और प्लीहा।
ठीक है। उसके बाद आमाशय, ऑब्वियसली आम मतलब जो अन्न पचन नहीं हुआ, ओके, जो अन्न पच नहीं गया, उस न पचे हुए अन्न को कुछ समय तक स्टोर करके रखने का टाइम काल और स्टोर करके रखने का रखता है, तो दैट इज ऑफ योर आमाशय और दैट इज ऑफ योर स्टमक। ठीक है बच्चों, वो आपका स्टमक रहता है। ठीक है, देखना दो एस्पेक्ट रहते, एक आमाशय और एक पक्वाशय। आम मतलब क्या, देख किसी भी अन्न पदार्थ का कन्वर्जन आम में कब होता है कि जब वो आपका अन्न पदार्थ आपके मतलब पचन नहीं होता उस अन्न पदार्थ का, अग्नि मांद है। अगर आपकी अग्नि मांद है, मतलब आपकी जो अग्नि है, जो जाठर अग्नि है, वो अगर मांद है तो खाया हुआ अन्न पचेगा नहीं। अगर खाया हुआ अन्न पचेगा नहीं तो उसका कन्वर्जन में कुछ तो होना चाहिए, तो उसका कन्वर्जन आम में होता, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो आम है, उस आम को कुछ समय तक स्टोर के रखने के लिए आपका आशय है, उस आशय को आम आशय कहते हैं। समझा? वेरी गुड। अगर आपकी अग्नि मांद्य नहीं है, खाया हुआ अन्न पच गया, तो उस पचे हुए अन्न को स्टोर करने का काम पक्वाशय करता है। वेरी गुड बच्चों, दैट इज द पॉइंट बच्चा। वही है पक्वाशय। देख, जो अन्न पक्व है, मतलब जिस अन्न को खाया हुआ पक्व हो गया, पचन हो गया, ओके, या प्रामुख्य अन्न पचनाचे का शोषणाचे कार्य हो, इसलिए इसका लार्ज इंटेस्टाइन में इसका समावेश है। मूत्राशय, जिसमें मूत्र मतलब यूरिन का कुछ समय तक स्टोर रहता है, दैट्स ऑफ यूरिन एंड ब्लैडर। गर्भाशय, गर्भ जहां कुछ समय तक आश्रित रहता है, कॉल्ड गर्भाशय, ओके। और स्त्रियों में ये 8वां आशय है, कॉल्ड गर्भाशय, ओके। और मैंने जैसे बताया था कि शारंगधर के अकॉर्डिंग स्त्रियों में और 2 आशय रहते हैं, कॉल्ड स्तन्याशय, दो जहाँ पे स्तन्यों का आशय है। स्तन्य मतलब क्या, रस धातु का उपधातु है स्तन्य, और स्तन्यों का देख यहाँ पे स्तन्य मतलब क्या, रस धातु का उपधातु। स्तन्यों को फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल सकता है, स्तन्य इज कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क, ओके, मतलब ब्रेस्ट मिल्क, ओके, मतलब जो स्त्रियों में रहने वाले जो स्तन है, वो स्तनों में एक सिक्रीटरी कंटेंट प्रोड्यूस होता है, जो गर्भिणी के बच्चों के लिए, मतलब जो छोटे छोटे गर्भिणी के बच्चे होते हैं उनके लिए वो हितकारक होता है। उनमें बहुत सारे एंटीबॉडीज एंड इम्यून कंटेंट्स होते हैं। सो वो जो स्तन्य रहता है, वो स्तन्य जहाँ स्टोर रहता है, दैट इज ऑफ स्तन्याशय, मतलब ब्रेस्ट, ओके। इसलिए स्त्रियों में 2 ब्रेस्ट होते हैं। सो शारंगधर ने ये 2 आशय एक्स्ट्रा बताए, ओके बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑफ योर कोष्ठ एवं आशय शरीर। बहुत ही सिंपल, गुड एस्पेक्ट में कवर कर दिया। वी आर डीलिंग विद द थर्ड टॉपिक, दैट इज ऑफ योर शिरा शरीर, ओके बच्चों। चलो, शिरा शरीर की सबसे पहली व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, और एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट। देख, व्याख्या इसकी सिंपल है, कॉल्ड सरनाथ शिरा। सरनाथ शिरा, शरण मतलब क्या कि सरनाथ शिरा मतलब जिसके द्वारे वहन घड़ता है, जिसके सहारे वहन होता है, उसको हम शिरा कहते हैं, ओके। ज्याद्वारे शरण चालू असते, इसको हम शिरा कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वेसल है, ओके, एक वेसल है, ओके। इस वेसल से पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, वाटर बह रहा है। तो देख यहाँ पे इसका सरण चल, ये तो पानी है ना, ओके, पानी बह रहा है, लेकिन पानी बह रहा है मतलब क्या, पानी की सरण है, पानी की सरण क्रिया चालू है, ओके। मतलब ये जो वेसल है, ये पानी को साथ में लेकर चल रही है, इसलिए हम इस वेसल को शिरा कहेंगे। समझा? सो दैट इज ऑफ योर शिरा। और शिरा को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंपेयर किया जाए तो वेन का रेफरेंस आता है और धमनी को आर्टरी का रेफरेंस आता है। ठीक है बच्चों, इसकी टोटल संख्या 700 होती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, भूलना मत। ये जो संख्या रहती है ना, कभी मत भूलना। मतलब शिरा 700 रहती है। फिर कोष्ठांग हमने देखा कि चरक के अकॉर्डिंग कुछ 15 कोष्ठांग थे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 कोष्ठांग थे। आशय भी देखे, पुरुष में 7 आशय रहते, स्त्रियों में 8 आशय रहते, लेकिन चारंधर के अकॉर्डिंग 2 आशय एक्स्ट्रा हो जाते, मतलब 10 हो जाते स्त्रियों में। यही भी देखा। ठीक है बच्चों, ओके मास्टर। ठीक है, इसका स्वरूप देखते हैं। अब मुझे बता कि जो आपका ये जो आपकी शिरा है, राइट, ओके, शिरा, ओके। अब देख क्या होता ना, जिस प्रकार आपका एक चक्का होता है, एक टायर होता है, टायर के बीच में एक आरी रहती, या फिर इसको हम एक बेरिंग कहते हैं। तुझे पता है कि टायर में क्या इस प्रकार एक आरे रहते हैं,
या फिर इस तरह से कांड्या रहता है। यू नो दिस इज द टायर। ओके, होता क्या है देखना, ये सारे तारे इस बेरिंग की तरफ या फिर इस सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली सिंपल, मतलब इस पूरे तारों का एक उगम स्थान सेंटर है, ऑब्वियसली आपकी बेरिंग है। उसी तरह क्या होता है ना हमारे बॉडी में, उसी तरह हमारे बॉडी में एक मर्म है। कौन सा? उसी तरह हमारे बॉडी में एक मर्म है, उसको हम नाभि कहते हैं। यू नो, यस। अब क्या है कि सभी प्राणी मात्रों का प्राण इस नाभि में आश्रित होता है। ऑब्वियसली अगर नाभि पर आघात हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, अब देख होगा क्या कि देख ये जो सिरा है, ये सिरा इस तरह से इस नाभि के अवतिभूति समेटती है। मतलब ये सिरा इस नाभि से दूर जाती है और नाभि की तरफ आती है। सो मतलब वहीं पे उसका आश्रय है, इसलिए इसका मूल स्थान सिरा का नाभि है। वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सिरा का मूल स्थान नाभि होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि अगर देख ज्याप्रमाणे चाका तारा राहता त्याचप्रमाणे नाभीभोवती सिरा राहता, वही बताया था। ये सिरा है, नाभि के अवतिभोवती प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड। ओके, अब देख भेद, वेरी इंपॉर्टेंट। सिरा के मुख्य 4 भेद पड़ते हैं, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सिरा के कितने भेद गिरते हैं? 4 प्रकार का सिरा रहता है, 4 भेद गिरते हैं। इस 4 भेद को हम मूल सिरा कहते हैं। इन चारों को हम क्या कहेंगे? मूल सिरा। ठीक है मास्टर, कौन से मूल सिरा है? जो 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम मेरे साथ याद करें। वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, रक्त वह सिरा। बोल मेरे साथ, वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, रक्त वह। मेरे साथ बोल, वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, रक्त। मेरे साथ बोल, इनको मूल सिरा कहते हैं, सुश्रुत ने इनको मूल सिरा, वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, रक्त वह सिरा। मेरे साथ बस मास्टर, ठीक है बच्चों। ओके, वात वह सिरा नाम में ही है बच्चों। जिस सीरा में वात का वहन होता है उनको वात वह सिरा कहेंगे। जिस सिरा से पित्त का वहन होता है पित्त वह सिरा। जिस सिरा से कफ का वहन कफ वह सिरा। जिस सिरा से रक्त का वहन उसे रक्त वह सिरा। वेरी गुड मास्टर। ओके बच्चा, अब देख ये जो सिरा रहती है इनको एक स्पेशल नाम मिले। जैसे वात वह सिरा है, वात वह सिरा से पूर्ण वात का वहन होता है तो इनको अरुणा कहते हैं। क्या कहते हैं इस सिरे को? अरुणा, क्योंकि सिरे के मुख्य 4 भेद पड़ते हैं। इन चारों को मूल सिरा कहते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 भेद। पित्त वह सिरा, ये पित्त का वहन करती है, ये उष्ण रहती है। ऑब्वियसली पित्त का गुण ही है उष्ण, इसलिए उष्ण रहती है। निरुसर वर्णा की रहती है, इसलिए इनका एक स्पेसिफिक नाम है, इन्हें नीला कहते हैं। इन सिराओं को नीला कहते हैं। नीला एक मर्म है, आपको पता होगा ग्रीवागत प्रदेश में नीला और मन्या ये रहते हैं ऊपर ग्रीवागत प्रदेश में। सो नीला एक मर्म भी है। कफ व सिरा, जिससे कफ का वहन होता है और ये शीत और श्वेत रहते हैं। श्वेत के कारण इन्हें गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी, राइट। ठीक है बच्चों। और लास्ट में एक और रक्त वह सिरा। रक्त वह सिरा का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको रोहिणी कहते हैं। और ये सिरा लाल और समशीतोष्ण रहती है। समशीतोष्ण मतलब शीत भी उतनी उष्ण भी उतनी। मतलब ज्यादा शीत हुई तो वो कफ वह सिरा है, ज्यादा उष्ण हुई तो वो पित्त वह सिरा है, लेकिन समशीतोष्ण हुई तो वो रक्त वह सिरा है। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्थान, जैसे मैंने बताया था कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमारे सिराओं का स्थान नाभि होती है, राइट, मैंने बताया था। लेकिन बच्चा वाग्भट के अकॉर्डिंग वाग्भट ने सिराओं का, वाग्भट को कुछ अलग बोलना था इसलिए उसने बोल दिया उसने ऐसा कहा कि सिरा का, सुश्रुत ने तो बोल दिया कि सिराओं का स्थान नाभि है, सिरा का मुख्य स्थान नाभि है, लेकिन सिराओं का मुख्य स्थान हृदय है, ऐसा वाग्भट ने कहा है। ओके, वाग्भट ने सिराओं का मुख्य स्थान हृदय कहा है। ये एक एमसीक्यू बन सकता है बच्चा। सो यहाँ पे ये एमसीक्यू का पॉइंट, ठीक है बच्चा। संख्या, अब देख वेरी इंपॉर्टेंट संख्या, जैसे मैंने बताया था कि इन चारों को मूल सिरा कहते हैं और मूल सिरा की संख्या 40 होती है। कितनी? 40। और चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक हिस्से में कितने आएंगे मास्टर? 10 10 10 10। वेरी गुड। देख, वातव सिरा को अरुणा कहते हैं, पित्तवह को नीला सिरा कहते हैं, कफ को गौरी सिरा कहते हैं, रक्त को रोहिणी कहते हैं, और सभी के हिस्से में 10 10 सिरा आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता, ये 10 सिराएं रहती ऑब्वियसली, और सिरा को पता है आपको कि सिरा को ब्रांचेस होते हैं। मतलब सिरा शांत तो नहीं बैठेंगे कि मैं अकेली हूँ, अकेली ही जाऊंगी,
नहीं, वो अकेली फाटे फाड़ती है, मतलब ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है। मतलब ये 10 सिरा आगे जाके बहुत प्रताएं, बहुत शाखाएं, बहुत प्रशाखाएं डेवलप करती है। 10 वातवह सिरा आगे जाके 175 सिरा डेवलप करती है। हाँ, पित्तवह 10 पित्तवह सिरा आगे जाके 175 अनेक सिरा डेवलप करती है। कफवह सिरा, ये 10 कफवह सिरा आगे जाके 175 दूसरी ये शाखाएं डेवलप करती है। उसी तरह ये 10 रक्तवह सिरा आगे जाके 175 डिफरेंट शाखाएं डेवलप करती है। बाप रे। तो मुझे बता, ये 175, ये 175, ये 175, 170, ये टोटल इज कंबाइंड, व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स 700 सिरा। ठीक है, इसलिए इनकी संख्या 700 बताई गई है। क्योंकि इस प्रकार तूने बोला, तुम बोलेगा मास्टर ये तो 40 हो, नहीं बच्चों, इनके प्रशाखा है, इनके ब्रांचेस आगे बहुत। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये इनका विभाजन है। अब षडंगानुसार विभाजन। षडंग मतलब हमारे शरीर के 6 अंग के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कोष्ठ, शाखाएं, ग्रीवागत, ऊर्ध्वतत्रुगत, पृष्ठगत, ये सारे कोष्ठांग के अकॉर्डिंग हम इसका विभाजन देखेंगे। सबसे पहले शाखा में कितने सारे सिराए होते हैं। देख, शाखा हमें 4 है, 4 शाखा ज्यादा। कैसे? 2 अपर लिम्स और 2 लोअर लिम्स, मतलब 2 हाथ और 2 पैर, हो गए क्या 4 शाखाएं। वेरी गुड। अब ईच शाखा में 100 आएंगे, ईच शाखा में 100, तो अपर लिम में 200, लोअर लिम में 200, हो गए 400। वेरी गुड। कोष्ठ में 136 सिरा आते। कितने? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कोष्ठ में एमसीक्यू कितने? 136। इसको याद कैसे किया था पता है मैंने? कोष्ठ की स्पेलिंग इंग्लिश में लिख, कोष्ठ। हाँ, कोष्ठ की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखनी कैसी है? कोष्ठ। ओके, इसको ऐसे लिखते, राइट, कोष्ठ। अब कोष्ठ में ये नंबर कितने टोटल? 6 लिख लिए। अब कोष्ठ की स्पेलिंग मराठी में, एक क, एक श और एक थ, कितने अंक? 3। वेरी गुड। ये 3, ये 136, ऐसे याद किया था। ठीक है, शीर व ग्रीवागत में 164, इसको रट ले, इसको याद करना। और लास्ट क्या कहते हैं? अवेद्य सिरा। नाम बताता है इनका, अवेद्य मतलब क्या? अवेद्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अवेद्य सिरा वो सिरा रहते हैं जो मर्म प्रदेशी रहते हैं, मर्म स्थानी। अच्छा, जो मर्म स्थानी सिरा रहते हैं उन्हें अवेद्य। क्यों अवेद्य? देख बच्चा, जो सिराए मर्म प्रदेशी रहते हैं, जब हमें कुछ सर्जरी करनी पड़ी, कुछ पोर्शन की बॉडी की सर्जरी करनी पड़ी, बॉडी का इंसिजन लेना पड़ा, तो वहां पे अगर कुछ सिराए प्रेजेंट है लेकिन वो सिराए मर्म प्रदेशी है, तो उस सिरा को बिना धक्का लगाए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर बिना धक्का लगाए प्रोसीजर करनी पड़ती है। अगर उन्हें थोड़ा भी वेदन हुआ, अगर उन्हें थोड़ा भी धक्का लगा, तो क्या होगा? प्राण को धोखा हो सकता है। इसलिए उस सिरा को बिना धक्का लगाए हमें प्रोसीजर करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें अवेद्य सिरा कहते हैं। इसलिए इस सिरा को हमें अवेद्य सिरा कहते हैं। और हमारे बॉडी में ऐसे अवेद्य सिरा 98 से, कितने हैं ऐसे? 98 से। सो देख, सो 98, 164, 136 प्लस 400 इज कंपाइल्ड ऑफ योर 700 सिरा। ये भी 700 ही आते। ठीक है बच्चों, सो इसलिए इस षडंगानुसार भी विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एसएक्यू बन सकता है। व्याख्या पूछेंगे, भेद पूछेंगे, और एक विभाजन या संख्या कुछ तो पूछ देंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछेंगे। सो दिस इज ऑफ योर सिरा शारीर। नाउ वी आर डीलिंग विद दी धमनी शारीर। चलो अच्छा, ओके, धमनी शारीर की व्याख्या स्टडी करेंगे। धमन्य, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे धमन्य, ध्मान ऐसा वर्ड है। ओके, ध्मान मतलब पैल्पिटेशन। ध्मान मतलब पैल्पिटेशन। और जिस वेसल में, जिसमें पैल्पिटेशन होता है, जो उसमें जो रस रक्त आदि धातु बहते हैं, उस बहने के कारण उसमें पैल्पिटेशन डेवलप होता है, डुक 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 डुक। सो पैल्पिटेशन डेवलप होता है, इसलिए उसको धमनी कहते हैं। धमनी, ये जो वर्ड है वो वर्ड
ध्मान से आया है। और ध्मान का अगर रेफरेंस मॉडर्न में कंपेयर किया तो ध्मान मतलब पैल्पिट होना, पैल्पिटेट। ओके, क्योंकि वेन जो होती है मतलब जो आपकी सिरा होती है वो पैल्पिटेट नहीं करती इसलिए। ओके, लेकिन जो आपकी धमनी होती है वो धमनी में रस, रक्त आदि, पोषक इत्यादि द्रव्य धातु उससे वहन करते हैं, और वहन करने के कारण उसमें पैल्पिटेशंस डेवलप हो जाते हैं। सो इसलिए उसको धमनी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और महा का एक अर्थ होता है फूंकने। मतलब कैसा होता है, देख ये फूंकना हुआ, लेकिन अगर यही फूंकना हमने बहुत जोर से फूंका, बहुत जोर से फूंकने के कारण उसमें क्या हो गए, पैल्पिटेशंस मतलब स्पंदन डेवलप हो गए। सो दैट इज ऑफ योर, यही बताया कि बलपूर्वक फूका जाता है कि उस वजह से वहाँ पे पैल्पिटेशंस डेवलप हो जाते हैं, उनको हम ध्मान कहते हैं। और ये पैल्पिटेशंस जिसमें डेवलप होते हैं उसे हम धमनी कहते हैं, और उसकी वजह से स्पंदन। ठीक है बच्चा। धमनी का मूल स्थान नाभि बताया गया है। क्या है धमनी का मूल स्थान? नाभि, दैट इज ऑफ योर अम्बिलिकस। यस, ठीक है बच्चा। देख, और किसका मूल स्थान बताया था? नाभि। सिरा का भी मूल स्थान नाभि था अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अकॉर्डिंग। उन्होंने एक चक्र है, चक्र के बीच में वो 8 आरे हैं, फिर सारे आरे उधर आते हैं, एक साइकिल का चक्र होता है ना, उसी प्रकार नाभि है, वो सिरा उधर से उगम पाती और उधर उसके बीच में ही उसके अवती भोती बहुत सारी सिराएं रहती नाभि। सो दैट, इसलिए नाभि सिरा का और धमनी का दोनों का मूल स्थान है। लेकिन वाग्भट के अकॉर्डिंग सिरा का मूल स्थान हृदय भी है, ये भी याद रख। ठीक है बच्चों। संख्या 3 प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धमनियां। एक धमनियां जो ऊपर जाती कॉल्ड ऊर्ध्वगामी, एक धमनियां जो नीचे जाती कॉल्ड अधोगामी, और एक धमनियां जो इधर तिधर जाती कॉल्ड तिर्यकगामी धमनियां। ठीक है। 24 पूरी संख्या 24 है, इसलिए ऊर्ध्वगामी धमनियां 10 है, अधोगामी धमनियां 10 है, और तिर्यकगामी धमनियां 4 है। इसलिए ये टोटल धमनियां जो बनती है दिस फॉर्म्स एज 24। सिरा की कितनी संख्या थी? 700। वेरी इंपॉर्टेंट। धमनी की कितनी संख्या है? 24। बस इतना याद रख ले। ओके, भेद और उसके छोटे छोटे कार्य है। ठीक है बच्चा। ऊर्ध्वगामी धमनियां, जैसे हमने बताया था कि धमनी ऊर्ध्वगामी धमनियां मतलब जो धमनी ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्व दिशा की ओर जाते हैं, वो कौन से कार्य करते हैं? वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस संबंध की सारी सेंसेस आपको देने की कार्य करते हैं। आपका बोलना, आपका हंसना, आपका खेलना, ये सारे कार्य करने के, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो बात करना ये ऊर्ध्वगामी धमनियों का कार्य है, मतलब ऊर्ध्वगामी धमनियां इसमें। लेकिन और अधोगामी धमनियां 10 है। अधोगामी धमनियां क्या करते? अन्न का पचन करते, मल का विसर्जन करते, मूत्र का विसर्जन, ये सब मतलब जो नीचे वहन होने एस्पेक्ट है उनका कार्य करना अधोगामी धमनियां। अब तिर्यकवाही धमनियां, इनका कार्य बहुत सिंपल है। देख क्या होता है ना, ये हमारी स्किन है। ओके, स्किन में ये आपका हेयर फॉलिकल है, राइट। सो दिस इज ऑफ योर हेयर फॉलिकल। आपको पता है कि यहाँ पे एक छोटू सा क्या रहता है, ये होता है ना, एक छोटू सा पोर प्रेजेंट रहता। पोर मतलब छिद्र। ठीक है बच्चा। अब इस हेयर फॉलिकल को हम आयुर्वेद में क्या कहेंगे? रोम। ठीक है। अब इस रोम को और इस पोर को क्या कहेंगे? कूप कहेंगे। रोम कूप कॉल्ड हेयर फॉलिकल। ओके। अब होता ऐसा है ना कि जो स्वेद रहता, ओके, इस स्वेद का वहन शरीर के बाहर करने का काम ये आपकी तिर्यकवाही धमनियां या फिर तिर्यकवाही धमनियां करती है। मतलब देखना, इस श्वेत को बॉडी के बाहर मतलब स्वेट को रेगुलेट करने का काम जो आपका धमनियां करता है। सो दैट इज ऑफ योर तिर्यकगामी धमनियां। ओके मास्टर, वही लिखा है मैंने, पढ़ ले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी धमनी शारीर। वी आर डीलिंग विद दी स्त्रोतशारी। चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्त्रोतशारी। चलो बच्चा देख, सबसे पहले स्त्रोतस की उत्पत्ति जानेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लगता है पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया, लेकिन ये बहुत डीप टॉपिक है क्योंकि इसमें व्याख्या, एक एक वर्ड इसको रेफरेंस करता है, एक एक वर्ड का एस्पेक्ट है। बहुत बताऊंगा मैं, जितना हो सके मेरा एस्पेक्ट, ये वन शॉट रिवीजन है, फिर भी आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट करूंगा। देख बच्चा, स्त्रुगतो धातु हो, स्त्रुगतो धातु मतलब स्त्रुगतो धातु। अब देख, इस स्त्रु वर्ड से
स्त्रोतस इस वर्ड का जन्म हुआ। ठीक है, स्त्रु वर्ड से स्त्रोतस का जन्म हुआ। लेकिन स्त्रु का मतलब क्या, स्त्रुगतो धातु, इसका मतलब है कि स्त्रु का अर्थ होता है स्त्रवने। ओके, स्त्रवने या फिर पाझरने, मराठी में इसको पाझरने कहते हैं। ओके, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो फिल्ट्रेशन या फिर ऊजिंग आउट, फिल्ट्रेशन या फिर ऊजिंग आउट, इस सारे को स्त्रवने या फिर पाझरने कहते हैं। मतलब स्त्रुगतो धातु से स्त्रोतस की उत्पत्ति होती है। अब इसके बारे में और हम डिटेल में इसके व्याख्या से जानेंगे। देख बच्चा, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी एक व्याख्या बताऊंगा, सो दैट इज ऑफ योर स्त्रवनात स्त्रोतांचे। मतलब देख, रसादींचे स्त्रवन ज्यांच्याद्वारे होते सो त्याला आपण स्त्रोतस म्हणतो। रसादी धातूंचे स्त्रवन, ओके, अपन त्याला स्त्रोतस म्हणतो। देख, बहुत एक एस्पेक्ट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देख, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको हार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, एश मास्टर हे काय बच्चों, दिस इज ऑफ योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज ऑफ योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहाँ से आपकी पल्मोनरी ट्रंक गई एंड दिस इज कैरीज इनटू इंफीरियर वीना। क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, यहाँ क्या आता, ओके, ये पूरा ऑक्सीजनेटेड है लाइक दिस। ओके, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, ओके बच्चे। सो होगा क्या, सो ये जो ब्लड है सो यहाँ से पूरा बॉडी में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से यहाँ ये जो पल्मोनरी आर्टरी आएगी, फॉर इट गोज इन द लंग्स, और ये अवोर्टा के सहारे ये पूरा ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओके, सो देख, सो बाई चांस ये आपकी क्या हो गई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं ना। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रही सो इसको हम धमनी कहते हैं, राइट। ये आपकी धमनी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ले आ रही है, सो दिस ऑफ योर सीरा। ओके मास्टर, अब देख यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं इसको इसी कलर में लिखता हूँ। ओके बच्चा, हाँ, यहाँ पे तू देख पा रहा होगा कि यहाँ पे ये कैपिलरीज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। सो कैपिलरीज क्या करते हैं, कैपिलरीज का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। ओके, कैपिलरीज का क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं। अब ये कैपिलरीज क्या होंगे, कैपिलरीज का एक्सचेंज होगा। मतलब क्या, मतलब कि जो भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सीरा है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा फॉर एग्जांपल। सो ब्लड ए से जा रहा है फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी से, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इट कंटेन्स ऑक्सीजन। ओके, सो ये ऑक्सीजन क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एक टिश्यू है वगैरह, ठीक है, इसको एक ऑक्सीजन डिलीवर होगा, लेकिन जो भी इसका कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एंटर हो गया, इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर जाएगा। मतलब देख ये क्या हुआ, दिस इज ऑफ योर कैपिलरी। और मॉडर्न में कैपिलरी का रेफरेंस हम स्त्रोतस से लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देख स्त्रोतस में क्या है कि अगर आपने देखा कि यहाँ से जो भी रसरक्तादि धातु है वो रसरक्तादि धातु का स्त्रवन हो रहा है ना। देख कैपिलरी से क्या हुआ,
जो भी एस्पेक्ट है, जो भी तू बोला कि रस रखता है तो वो ऑक्सीजन बोल नहीं मास्टर, ऑक्सीजन भी एक प्राण में इंक्लूड होता है, क्योंकि जो भी प्राण का कंटेंट है, प्राण का कंटेंट मतलब जो अपने बॉडी के लिए, जो अपने ह्यूमन बॉडी के हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑफ योर प्राण, इसलिए प्राण वायु भी है। तो प्राण वायु का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया ना, स्त्रवन हो गया, ऊजिंग हो गई, फिल्ट्रेशन हो गया, स्त्रवन पाझरने, यही हुआ ना। सो ये जिससे होता है उसे हम स्त्रोतस कहते हैं। सो ये किससे हुआ, ये कैपिलरी से हुआ। सो कैपिलरी को तू क्या कहेगा, स्त्रोतस कहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चा। सो यही कहा है कि जिससे स्त्रवन होता है उसे हम स्त्रोतस कहेंगे। एक बहुत सुंदर व्याख्या ये वाली, ये चरक ने बताई है। ये एक व्याख्या है, स्त्रोतांसी खलु परिणामोपाद्यमानानां धातूनामभिमानिनी। ओके, ये व्याख्या चरक ने विमान स्थान 5वां अध्याय स्त्रोत विमान में बताई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत सिंपल है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा सेकंड वाक्य। देख बच्चों, स्त्रोतांसी खलु, ओके, व्हाट इज स्त्रोतांसी, स्त्रोतसों के बारे में स्त्रोतांसी खलु परिणाम अपद्यमानानां, क्या है, परिणाम अपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति इति अर्थेन। इनका मतलब क्या है, इनको ऐसा कहना है कि कोई तो परिणाम धातु है, परिणाम धातु, ओके, परिणाम प्राप्त धातु ऐसे बोले इनका, कि कोई भी परिणाम प्राप्त धातु है, ओके, इस परिणाम प्राप्त धातु नाम, देख परिणाम प्राप्त धातु नाम अभिवाहिनी, अभिवाहिनी मतलब क्या, वहन होना, मतलब कोई तो परिणाम प्राप्त धातु है, उसका वहन होना जिससे होता है उसे हम स्त्रोतस कहेंगे। अब ठीक है, ये तो व्याख्या अनुसार है कि व्याख्या के अकॉर्डिंग एज इट इज है, लेकिन व्हाट इज अ परिणाम प्राप्त धातु, यही दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना। अब चल समझते। सबसे पहले तुझे पता है कि तू क्या करता, आहार का सेवन करता, आहार का सेवन किया, ओके मास्टर, ठीक है बच्चों। अब आहार का सेवन किया, आहार टेक्स यू, ओके, तूने आहार लिया। अब आहार का सेवन करने के बाद, ठीक है, आहार का सेवन करने के बाद वो आहार गया, तेरे शरीर में गया। अब शरीर में जाने के बाद जाठराग्नि से उसका संपर्क है, किसके साथ संपर्क है, जाठराग्नि के, वेरी गुड। अब जाठराग्नि के संपर्क से वो जो आहार है उसका कन्वर्जन हो गया आहार रस में, किसमें कन्वर्जन हो गया, आहार रस में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो आहार रस है, जो आहार से बना या फिर आहार से कन्वर्ट हुआ, इसको परिणाम प्राप्त धातु कहते हैं, समझा। दिस इज ऑफ योर परिणाम प्राप्त धातु, परिणाम प्राप्त धातु, समझा। क्योंकि ये जो आहार है, जो आहार आपके जाठराग्नि के साथ संपर्क के आने के बाद जो आहार रस बना, इसी को परिणाम प्राप्त धातु कहते हैं। और ये जो आपका आहार रस है, यही आपके शरीर को पोषण देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। समझा। इसलिए ये जो परिणाम प्राप्त धातु है, यही ये जो परिणाम प्राप्त धातु है, मतलब इसका देख मीनिंग कितना सुंदर है कि परिणाम प्राप्त धातु है जिसको हमने आहार रस कहा, उसका वहन स्त्रोतस करेगा और वो पूरे शरीर में फिर आएगा उसको, और वो उसके सहारे वो शरीर का पोषण करेगा। इसलिए परिणाम प्राप्त धातु से के सहारे शरीर का पोषण होता है उसी को, और जो उसके सहारे होता है दैट इज ऑफ योर स्त्रोतस, दैट इज ऑफ योर स्त्रोतस। समझा। मतलब देख चरक ने इसका रेफरेंस कितना सुंदर दिया है, कितना एक्सप्लेन इजी किया है, बहुत इजी एक्सप्लेन किया, ये बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। ओके, लेकिन चरक ने जो एक्सप्लेन किया स्त्रोतस की व्याख्या, वो स्त्रोतस का कार्य स्वरूप है। मतलब देख ना, एक प्रकार ये स्त्रोतस में क्या है, ये स्त्रोतस का कार्य बताया, लेकिन स्त्रोतस की रचना बताई क्या कि स्त्रोतस ऐसा होता है, स्त्रोत नहीं, ये सुश्रुत बताएगा। ये चलेंगे हम दूसरी व्याख्या में। सो दिस इज व्याख्या ऑफ सुश्रुत, ये व्याख्या बताई सुश्रुत ने। अब ये जो व्याख्या है ये सुश्रुत ने बताई, सुश्रुत शरीस्ता 9वां अध्याय 15वां श्लोक। सो ये जो व्याख्या है दिस बिकम व्याख्या फ्रॉम धमनी व्याकरण शारीरत। कौन सा आता, धमनी व्याकरण शारीरत।
अब इस व्याख्या को हम पढ़ेंगे ऑफ योर सुश्रुत, लेकिन सुश्रुत अब इस व्याख्या में पूरा उसका एनाटॉमी बताएगा। देख बच्चे, मूलात खादंतरम देहे प्रसूतम तो विभावी, ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रोतस की व्याख्या पूछी जाती है और स्त्रोतस के भेद, तो स्त्रोतस की व्याख्या में ये दो व्याख्या पाठ करने की, ये सुश्रुत की और चरत की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मत लिख, ये लिखनी नहीं, ये सिर्फ एक उत्पत्ति टाइप है, ये लिखनी नहीं है, लेकिन ये दो व्याख्या पाठ करनी और वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाठ करनी है करनी है करनी। ठीक, मूलात खादंतरम देहे प्रसूतम तो अभिभावी यत, क्या है अब ये देखा, देख अच्छा, देहे प्रसूतम, एक वर्ड आता देहे, देहे म्हणजे शरीर, तो अभिवाही, अभिवाही मतलब शरीर में संचार करता है, अभिवाहन करता है। ओके, सिरा धमनी वर्जितम, सिरा धमनी वर्जितम मतलब सिरा और धमनी को छोड़कर, क्या मीनिंग बताया मास्टर? देख बच्चा, मैं इस डायग्राम के सहारे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका पहला वर्ड ले ले, मूलात खादंतरम। ओके, मैं यहां पे बताता, मूलात खादंतरम, अब देख, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सुश्रुत ने तो बता दिया कि मूल से अंत तक, लेकिन इसका क्या मीनिंग है, तो इसके लिए यहाँ पे ना एक टीकाकार घाणेकर जी जो है, ओके, उन्होंने टीका बताई है, घाणेकर जी ने ही टीका सांगितले। ओके, क्या है देखा, मूलात खादंतरम, ओके, मूलात म्हणजे मूल, ओके, मूलात खाद अनंतरम, ओके, मूलात खा, खा इस वर्ड्स ख से आया, ख मतलब अवकाश, बराबर, अंतरम, अंत मतलब देख, मूलात म्हणजे मूल से अंत तक, मूल मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से एंड तक। अब मुझे बता, कोई भी अगर स्रोतस हुआ जो वहन कर रहा है, उसकी स्टार्टिंग क्या होगी? देख, फॉर एग्जाम्पल ये वहन कर रही है, तो उसकी स्टार्टिंग हृदय है, ऑब्वियसली, मतलब देख, रस रक्त वह जो स्रोतस है, रस स्रोतस, प्राण वह स्रोतस, उनका मूल स्थान हृदय है, मतलब जो मूल है मतलब हृदय है, उस मूल से एंड तक, एंड तक मतलब यहाँ कपिलरी आ गए। ओके बच्चा, सो मूल से एंड तक, अंत तक जो ख है, ख मतलब अवकाश। तूने देखा कि यहाँ हृदय से ये जो वहन हो रहा है, जो भी कंटेंट है, रसकता आदि कंटेंट है, उसका वहन इस अवकाश से तो हो रहा है, अवकाश मतलब स्पेस, इस स्पेस से तो वहन हो रहा है, और अंत तक मतलब कैपिलरी तक ये जो वहन हो रहा है, ये पूरा इस अवकाश से, मतलब देख, ये जो धमनी से आया, उस धमनी में भी अवकाश था, फिर कैपिलरी में आया, कैपिलरी में भी ख था, ख मतलब अवकाश। सो यहाँ पे ये अवकाश है ना, सो दिस इज दी स्रोतस। स्रोतस की ऐसी रचना होती है कि मूल से अगर अंत तक जाएगा तो पूरा रस रक्ता धातु ख से ट्रैवल करेगा, ख मतलब अवकाश के द्वारा, यही तो अवकाश है ना, ऐसे मतलब तेरा रसकता धातु अवकाश के सहारे ट्रैवल करेगा, और अवकाश के सहारे ट्रैवल करने के बाद यही तो आपको स्रोतस कहलाता है, क्योंकि स्रोतस में अवकाश प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, सो देहे प्रसूतम मतलब देख, मूल से अंत तक, ख मतलब अवकाश, मतलब मूल से मतलब शुरू से अंत तक अवकाश के सहारे, ख मतलब अवकाश। देख, अगर तूने देखा कि धमनी के सहारे, धमनी से पूरे कैपिलरी तक ट्रैवल करने के साथ ये जो रसरक्तादि धातु है, ये रसरक्तादि धातु है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो पूरा रसरक्तादि धातु है, ये रसरक्तादि धातु इस अवकाश से ट्रैवल कर, अवकाश ख। ओके, सो ये जो अवकाश है या फिर ये जो ख है, इस ख से ये पूरे शरीर में संचार करता ना, इसलिए इसको देहे प्रसूतम तो विभावियत कहते हैं। स्रोतः तद इति विज्ञेय, इसको स्रोतस कहते हैं, और इसमें ना सिराधमनी वर्जितम मतलब सिराधमनी को छोड़कर, ऐसा कहा। लेकिन आगे चल के ये तो सुश्रुत ने बता दिया कि सिराधमनी को छोड़कर हमने सभी को अवकाश कहते हैं, कि जो मूलात खादंतरम होते हैं। मूलात खादंतरम म्हणजे मूल से अंत तक, ख, हाँ, मूल से अंत तक, अंतरम, अंतरम उनके बीच में, ख अवकाश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझा? क्या बात बताइए बच्चा, तूने बात नोटिस की क्या, कि मूल से अंत तक मतलब ओरिजिन से एंड तक, अंतरम मतलब बीच में क्या रहता है, ख अवकाश।
और उसी के सहारे आपका रस रक्त आदि धातु ट्रैवल करता है, लेकिन इसमें आपकी धमनी और सिरा को छोड़ना कहा है, ठीक है। लेकिन आगे अष्टांग हृदय कारण मतलब वाग्भटकार ने इसमें थोड़ा प्रकाश डालते हुए बताया कि जो धमनी और आपकी सिराएं है ये स्त्रोतस का ही एक भाग है। तूने देखा होगा, क्योंकि रस रक्तादि धातु भी धमनी से ही कैपिलरी तक आया, मतलब स्त्रोतस तक गए, फिर इसके ही द्वारा सिरा से दूर गए, इसलिए यही एक भाग कहा गया। वाग्भटकार ने ये भी आगे बताए, समझा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल थी, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। होप मैं आशा करता हूँ आपको समझा होगा। कोई भी डाउट बचा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चा, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूँगा। सो कोई भी डाउट हुआ जरूर बताएं, ठीक है। संख्या इसकी बताइए कि जेवढे शरीर में मूर्तिमंत भाव विशेष है उतनी इसमें शरीर में स्त्रोतसों की संख्या बताई है, मतलब जितने भाव पदार्थ शरीर में है उतनी उसकी संख्या बताई, ठीक है। और सुश्रुताचार्य ने मुख्य भेद दो बताए, एक बहिर्मुख स्त्रोतस, एक अंतर्मुख स्त्रोतस। एक बहिर्मुख स्त्रोतस मतलब क्या, जो बाहर की ओर प्रतीत होते हैं। कौन से, इसका एक श्लोक बहुत सुंदर है, स्त्रोतांसि खलु नासिका कर्णो नेत्र पायुआस्य मेहनम, ओके। और स्तनो रक्तपथश्चेति नारीणाम अधिकत्रयम, मतलब क्या, नासिके देख क्या है ना, पुरुषों में इतने स्त्रोतस होते हैं, ये वाले इतने, ठीक है। और स्तनो रक्तपथश्चेति नारीणाम अधिकतरम, मतलब नारियों में, मतलब महिलाओं में, मतलब स्त्रियों में ये 3 स्त्रोतस अधिक होते हैं बहिर्मुख वाले। अब पुरुष में नासिका 2, कर्ण 2, नेत्र 2, पायु आस्य मेहन, ओके। आस्य मतलब मुख प्रदेश, आस्य मतलब मुख, ठीक है। पायु मतलब गुद प्रदेश, गुद मार्ग, ओके, ये गलत लिखा है यहाँ पे। मेहन मतलब मेंढ्र प्रदेश, मेहम म्हणजे मेंढ्र प्रदेश, वेरी गुड। इसके सहारे इसके 9 स्त्रोतस बन गए, इसलिए पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ 9 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं, स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा, 2 स्तन मतलब दैट इज ऑफ योर ब्रेस्ट, निप्पल्स यहाँ पे लिया गया है। और रक्तपथ मतलब योनि, ठीक है। ये से 3 एक्स्ट्रा स्त्रियों में आते हैं, वेरी गुड। चरकों, हाँ, अब अंतर्मुख स्त्रोतस की बारी। अंतर्मुख स्त्रोतस का रेफरेंस लिया गया, तो चरकों ने 14 अंतर्मुख स्त्रोतस कहा है, लेकिन सुश्रुत ने 22 अंतर्मुख स्त्रोतस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, समझ ले। देख चरक ने कौन सा कहा है, प्राणवह स्त्रोतस, उदक मतलब वारी, उदकवह स्त्रोतस, अन्नवह स्त्रोतस, रसवह स्त्रोतस, रक्तवह स्त्रोतस, मांसवह स्त्रोतस, मेदवह स्त्रोतस, अस्थिवह स्त्रोतस, मज्जा शुक्र मूत्र पुरीश स्वेदवह स्त्रोतस। ये 13 हो गए, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे गर्भाशय वह स्त्रोतस म्हणजे गर्भवह, किंवा यहाँ पे आर्तवह स्त्रोतस, ये लास्ट वन 14वां ना, आर्तवह स्त्रोतस। आर्तवह स्त्रोतस मतलब जिस स्त्रोतस के द्वारे आर्तव का वहन हुआ, तो दैट इज आर्तवहन, ठीक है। सुश्रुत के मत के अकॉर्डिंग ये वाले 22 होते हैं, मतलब प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, मूत्र, पुरीश, शुक्र, आर्तव, ये 11 हो गए, लेकिन इनके पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सुश्रुत ने बताया। सो 11 ट्वाइस हो गए, 22 बन गए, सिंपल, ठीक है। सो अंतर्मुख के मूल स्थान है, अंतर्मुख म्हणजे मूल स्त्रोतस के मूल स्थान, ये मूल स्थान याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। प्राणवह का मूल स्थान हृदय होता है, अन्नवह का आमाशय होता है, उदकवह का तालु और क्लोम होते हैं, फिर उसके बाद रसवह का हृदय और रसवाही धमनियां होते हैं, रक्तवह का यकृत प्लीहा, मांसवह का स्नायुत्व का, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारे यूनिवर्सिटी 2nd ईयर के संहिता के पेपर में एक एमसीक्यू पूछा गया था कि मेद ये किस वह स्त्रोतस का मूल स्थान है, तो ये एमसीक्यू आया था, किसका है, अस्थि वह स्त्रोतस का। बच्चे क्या करेंगे, मेद है तो मेद वह स्त्रोतस का लगा देंगे, गलत हो जाएगा, मेद अस्थि वह स्त्रोतस का मूल स्थान, तो ये स्त्रोतस के मूल स्थान पाठ कर ले, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्त्रोतस शारीर बच्चों। टॉपिक इज ऑफ योर त्वक शारीर, त्वचा शारीर। देख बहुत सुंदर है, एक ही पेज में खत्म कर दिया है मैंने। चल बच्चा, सबसे पहले उत्पत्ति, ओके। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति के लिए जानने के लिए मुझे बता कि जो त्वचा है ये किसका उपधातु है। देख जो आपकी मांस धातु होती है, इस मांस धातु का उपधातु होता है आपकी त्वका या फिर त्वचा। तो देख
अगर मांस धातु का उपधातु त्वचा है तो मांस धातु से इस त्वक की उत्पत्ति हुई है। सिंपल, ठीक है बच्चों, वही बताया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बहुत सुंदर एक कंपैरिजन या फिर रेफरेंस दिया है। देख, आपको पता है कि जिस प्रकार शुक्र और शोणित का संयोग हो जाए तो उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है गर्भाशय में। फिर उस गर्भ में फिर जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जाता है, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो जैसे जैसे गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है तो गर्भ के शरीर पर त्वचा का निर्माण होता है, राइट। सो ये है, राइट, ये एक एस्पेक्ट है। अब इनको किसके साथ जोड़ा है? दुग्ध के साथ जोड़ा है। देख, जैसे हमने गैस पर दुग्ध को उबाला तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दूध पर क्या आती है? साय आती है, राइट, मलाई निर्माण हो जाते हैं। उसी प्रकार है, अगर शुक्र और शोणित का संयोग हो जाए, गर्भ उत्पत्ति होती, तो गर्भ की उत्पत्ति हो गई गर्भाशय में, तो गर्भ के शरीर पर त्वक की उत्पत्ति हो जाती, त्वक जिस प्रकार दुग्ध पर मलाई उत्पन्न हो जाती। यही बताया सुश्रुत ने शारीर शास्त्र 4th अध्याय में, ठीक है। जाड़ी, अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वचा के 7 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं त्वचा के? 7 लेयर्स, और उन 7 लेयर्स की जाड़ी होती है 3.5 ब्रीही। ओके, ब्रीही एक यूनिट है, इसको भूलना मत। ये एमसीक्यू है आपका कि त्वचा की जाड़ी कितनी होती है। ओके, अब ये 7 त्वचा सुश्रोक्त 7 लेयर्स बताए, इस पर ऐसे क्यों पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से? सबसे पहले अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। ओके, ताम्रा, फिर उसके बाद वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा, वेरी इंपॉर्टेंट। आळशी तात्या, वरीमर। असं मी एक ट्रिक यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। इसकी क्या ट्रिक है? जस्ट आळशी तात्या, वरी जाऊन मर, ही आपली ट्रिक आहे बघा। आ फॉर अवभासिनी, ल फॉर लोहिता, श फॉर श्वेता, ता फॉर ताम्रा, व फॉर वेदिनी, र फॉर रोहिणी, म फॉर पांचदरा। जस्ट मेड बच्चों। आळशी तात्या, वरी जाऊन मर, ह्या 7 लेयर्स होते हैं। ओके, इनकी वैशिष्ट्य वही बताइए कि यह सर्वात वरचा थर होता है, ये दूसरा क्रमांक का था, तीसरा का चौथा। इसमें एमसीक्यू ये बन सकता है कि वर्ण की सबसे अधिक मात्रा चौथे थर में होती है, मतलब ताम्रा में होती है। जो 5वीं रहती है वेदिनी, उसका नाम वेदना से लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि उसमें चेतना युक्त तंतु ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वेदना ज़्यादा फील होती है, इसलिए वेदिनी। ओके, और सबसे ज़्यादा जाड़ी लास्ट के थर में होती है, मतलब मांसधरा थर। ओके, और ये ट्रिक के अकॉर्डिंग जाड़ी याद रख, 18, 16, 12, 8, 5, 1, 2। ओके, 1/18, 1/6, 1/12, 1/8, 1/5, 1, 2। सिंपल, ब्रीही और ब्रीही यूनिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इनके कंपेरेबल है। इसको कैसे याद किया था? देख, स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब जो पहली है अवभासिनी, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम से कंपेयर किया। स्ट्रेटम ल्यूसिडम को ल से, मतलब लोहिता से कंपेयर किया। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम को श्वेता से कंपेयर किया। मेल्फिजियन लेयर को ताम्रा से कंपेयर किया। पैपिलरी लेयर को वेदिनी से, और रेटिकुलर लेयर को रोहिणी से, और मसल्स को मांसधरा से। इसको कैसे याद किया था मैंने? CLG MPR। ओके, सो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, मेल्पिजियम, पैपिलरी, रेटिकुलर, और लास्ट का तो मांसधरा है, मांस फॉर मसल्स बच्चों। सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 त्वचा का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रख ले। जैसे आळशी तात्या, वरी जाऊन मर। आ फॉर अवभासिनी, ल फॉर लोहिता, श फॉर श्वेता, ता फॉर ताम्रा, व फॉर वेदिनी, र फॉर रोहिणी, आणि वरी जाऊन मर मांसधरा। आळशी तात्या, वरी जाऊन मर। आ फॉर अवभासिनी, ल फॉर लोहिता, श फॉर श्वेता, आळशीता, ता फॉर ताम्रा, व फॉर वेदिनी, र फॉर रोहिणी, म फॉर मांसधरा। CLG MPR, स्ट्रेटम corneum, L for lucidum, G for granulosum, M for Malpighian, P for papillary, R for reticular, and this last is muscles. ठीक, ओके बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट D of your त्वचा शारीर। ठीक, अब देख,
ये नेक्स्ट टॉपिक है मर्म शारीर। मर्म शारीर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हमारे चैनल पे, उसके वीडियोस अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। उस वीडियोस में मर्म शारीर को बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। हो सके तो मैं, अगर आपकी फरमाइश हुई कि मर्म शारीर को इस तरह से ही क्विक शॉर्ट में पढ़ाना, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद देख हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, इतने टॉपिक्स हो गए शायद हमारे कवर। ठीक है बच्चों, कहाँ कहाँ देख, प्रमाण हो गया है, कोष्ठ शिरा धमनी स्त्रोतस त्वक, ओके, मर्म वेनुस से बताया आपको। अब बचता कला शरीर। कला शरीर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ऐसे क्यों फिक्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो कला को मैं एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा, मैं बोर्ड पर पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर है, सो मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा बहुत ईजी एस्पेक्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डी वन शॉर्ट वीडियो बच्चा। सो इसमें बनाने में बहुत समय लगा। सो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताना कैसा लगा आपको, ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारा पूरा वन शॉट था जिसमें मैंने रचनाचार्य पेपर 2 के पूरे आयुर्वेदिक टॉपिक्स कवर कर लिए। सो इसी के साथ मैं पेपर 1 का भी लाऊंगा, और एस्पेक्ट लाने हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नोट्स अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।